हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज की जो इस वीडियो है वो डीएसएसबी से रिलेटेड है। अगर आप डीएसएसबी नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी क्लास 9, 10th, 11th, 12th की पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 6th, 7th, 8th की भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 9, 10th और 11th, 12th से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये टीजीटी की परीक्षा है। तो अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी डीएसएसबी के लिए करें, चाहे यूपी के लिए, चाहे कहीं के लिए भी, तो डीएसएसबी के लिए तो आपको 9, 10, 11, 12 बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी होगी। और ये एनसीईआरटी की क्लास ही है जिसमें हम लोगों ने 9th का पहला चैप्टर लिया है, स्टार्ट किया है। कल की जो क्लास थी वो क्लास 1 हो चुकी है, जिसमें मैटर के बारे में जनरल चीज़ें हम लोगों ने जाना था, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जाने थे और मैटर क्या होता है। तो जब मैटर होता है, अब मैटर क्या है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो भी हम अपने आसपास देखते हैं वो किससे, पूरे संपूर्ण विश्व क्या है, ऐसे पूरा वर्ल्ड किस चीज़ से बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे पर्वत हों, चाहे हवा हो, ये सभी क्या है, मैटर है। क्योंकि सब में क्या होता है, द्रव्यमान होता है और सभी चीज़ें कुछ न कुछ स्थान लेती हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती हैं। अब हमें पढ़ना है कि मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं, यानी स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अगर स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो जो मैटर की 3 मेन भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जो होती हैं ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। तो अब इनके गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है ये टॉपिक, इसलिए आप आराम से एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप कहीं से भी पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एनसीईआरटी एक बार तो आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर यहीं पे होता है, और उसके बाद आप रिवीजन के लिए कितने भी जगह से आप उस चीज़ को पढ़ते रहिए, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ना ज़रूरी है, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो यहाँ पे जो ठोस अवस्था की बात की गई है, तो ठोस अवस्था के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे ठोस के पेन क्या है, किताब, सुई और लकड़ी की छड़, ये सारे क्या है, ठोस चीज़ें हैं। ठीक है, अब इनमें ठोस अवस्था की पहचान कैसे होती है, तो देखिए, इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार रेखा चित्र बनाइए। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन हैं? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? तो ये सारी चीज़ें हमको ऑब्जर्व करनी है। बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करिए, तो संपीड़न, क्या इनमें संपीड़न होता है? तो अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखें तो आप देखेंगे कि जो ठोस होता है, ठोस अवस्था में जो होता है, इनका द्रव्य और आयतन दोनों सुनिश्चित होता है। मतलब आप अगर उस सभी, हम देख सकते हैं इन सभी का एक निश्चित आकार होगा, स्पष्ट सीमा होगी। एक ईंट है, ठीक है, अब एक ईंट को आप किसी भी जगह पे यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे तो इसका आयतन तो आपका बदलेगा नहीं ना, तो इसका आयतन क्या है, निश्चित ही रहेगा। नगण्य संपीड़ितता होती है, बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। तो इन सभी से क्वेश्चन बन सकते हैं कि संपीड़ितता कैसी होती है। बल लगाने पर ठोस टूट सकता है लेकिन इसका आकार नहीं बदलता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। तो अगर ठोस की बात करें तो ठोस का आकार निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती है, स्थिर आयतन होता है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। अब इन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको लगेगा कि क्या ये ठोस में आती हैं या नहीं आती, तो उनका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जैसे रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा, क्या खींच कर इसका आकार बदला जा सकता है? बिल्कुल खींच के अगर इसका बदल सकते हैं। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस होते हैं? स्पंज क्या है, ये ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्यों? तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनके बारे में जानना होगा हमको कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर हम ध्यान दें तो ये सभी चीज़ें क्या है, ठोस ही हैं, क्योंकि बाह्य बल लगाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है
लेकिन क्या होता है, जब बल हटा लेते हैं तो पुनः अपने फिर से अपना जैसा था, जिस आकार में था उसी आकार में वापस आ जाता है। और बहुत ज़्यादा बल लगाते हैं तो ये टूट जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं क्या, ठोस ही हैं। चाहे हम चीनी की बात करें, शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले लें, ठीक है, या किसी प्लेट में रखें या जार में रखें, इनके क्रिस्टल का आकार नहीं बदलता। हाथ में लिया, प्लेट में रखा या कहीं और रख दिया, जो इनका शेप है वही रहेगा, ठीक है। स्पंज क्या होता है, स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी एयर स्पेसेस होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वायु क्या होती है, बाहर की तरफ निकल जाती है, ठीक है, और इससे इसका संपीड़न संभव होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ठोस के बारे में। और नेक्स्ट जो है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं एक 6th 7th 8th 9th सब में ये चैप्टर है, मैटर्स के बारे में कुछ ना कुछ दिया गया है। और धीरे धीरे आगे की क्लासेस में जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं उनकी डीप स्टडी बढ़ती जाती है, टॉपिक वही होता है। तो मैं एक ऐसी वीडियो लेके आप लोगों के लिए आऊँगी जिसमें पहले तो हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे ही, लेकिन इस हर एक टॉपिक से आपका एक कंबाइंड वीडियो आएगा जिसमें सभी 6th to 10th में उस टॉपिक के बारे में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं उनको हम एक समरी के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि मुझे आप लोगों के लाइक से पता चले कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। तो द्रव्य अवस्था की बात की गई है, ठोस अवस्था हम लोगों ने पढ़ ली कि उसमें आपका आयतन और निश्चित होता है, ठीक है, आयतन और जो आकार होता है वो निश्चित होता है। अब देखेंगे द्रव्य अवस्था क्या है। तो द्रव्य अवस्था निम्नलिखित वस्तुओं को, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं द्रव्य अवस्था के, जल हो गया, खाना पकाने का तेल हो गया, दूध हो गया, जूस हो गया, शीतल पेय, ये सारी चीज़ें क्या है, लिक्विड है यानी द्रव्य है, ठीक है। तो विभिन्न आकार के बर्तन, प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। ये तो इनका तरीका है जो भी है। इन द्रवों को फर्श पर, हो सकता है कि ये तरीका ही, ये ऑप्शन ही आपको पूरा डाल दे और उसमें कुछ क्वेश्चन बना के दे दे, तो पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा, फर्श पे क्या होता है, ये बहने लगते हैं। तो द्रवों में एक तो देखिए बहने का गुण होता है, ये आगे आपको मिलेगा, देख लेते हैं पहले। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है, क्या द्रव का आकार एक समान रहता है, द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या आसानी से बहता है। जैसे मैंने ठोस के बारे में बात किया था कि ठोस का अगर ये शेप है या ये शेप है तो ये यही शेप रहेगा चाहे आप किसी भी बर्तन में डालें, लेकिन द्रव के साथ ऐसा नहीं होता है। वो जिस बर्तन में, जिस पात्र में रखा जाता है उसी का शेप ले लेता है। ये बात चीज़ें आपको जाननी चाहिए। और नीचे देखते हैं, ये बात आपको यहाँ पे भी मिलेंगी। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने में क्या यह आसानी से बहता है, बिल्कुल बहता है। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। मतलब अगर 1 लीटर पानी है तो किसी भी बर्तन में रखा जाए वो 1 लीटर ही रहेगा, वो बढ़ थोड़ी जाएगा। लेकिन हाँ, अगर हमने कटोरी में रखा है और हमने एक गिलास में रखा है तो दोनों का जो आकार है वो चेंज हो जाएगा। हाँ, पानी भले जैसे इसमें रख दिया तो हो सकता है यहाँ तक आए, कटोरे में रखा तो पूरा यहाँ तक ऊपर तक आ गया। तो उसके आयतन जो होता है वो निश्चित होता है लेकिन आकार बदल सकता है, ठीक है। जिस बर्तन में रखा जाए उसी का आकार ले लेते हैं। यानी द्रव्य की क्वालिटी है कि बर्तन का द्रव्य का आकार नहीं लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जिस बर्तन में इसको रखा जाता है ये उसी का आकार ले लेते हैं। और क्या होता है, द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसीलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये द्रव के गुण हैं। देखते हैं आगे क्या लिखा है। ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं।
सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। यानी क्या है कि ठोस में, द्रव में सभी चीज़ें मिल सकती हैं। द्रव भी, ठोस भी मिल सकता है, गैस भी मिल सकता है, द्रव भी मिल सकता है। तो द्रव में सभी ठोस, द्रव और गैस तीनों का ही विसरण संभव है। ठीक है, ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण जो होते हैं स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान होता है। जो अगर आप 6th, 7th, 8th की बुक पढ़ें तो वहाँ पे जो उनका मॉलिक्यूलर स्पेसेस के अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट होता है ठोस, द्रव और गैस का, तो ठोस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं। इनके बीच में रिक्त स्थान या इंटरसेलुलर स्पेसेस जो कहते हैं वो बहुत कम होता है, इसीलिए दृढ़ होते हैं, सॉलिड होते हैं। और द्रव के बात करें तो उनके बीच ठोस से ज़्यादा होता है इंटरसेलुलर स्पेस, इसलिए ये में बहने का गुण होता है। और अगर गैसेस की बात करें तो गैस पूरे जितनी भी जगह उनको मिलती है उसमें क्या होते हैं, फैल जाते हैं। यानी इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ की बात कही गई है यहाँ पे। और देखिए क्या है, तो इसी कारण से जो द्रवों में है वो विसरण का गुण ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू ठोस। गैसीय अवस्था की बात की गई है। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उसमें पता लगा है कि एक सिलेंडर में कितने गुब्बारे भरता है। ये तो एक नॉर्मल हमारे आसपास जो होता है उनके हिसाब से आप लोग को समझाने की यहाँ पे कोशिश की गई है, जो कि बहुत, अगर आप अपने आसपास चीज़ों को देख के समझेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो गैस की बात करें तो गैस जो होता है ठोसों एवं द्रव की तुलना में गैसों में संपीड्यता यानी कॉम्प्रेशन जो होता है वो काफ़ी अधिक होता है। तो ये एक पॉइंट ये हो गया कि संपीड्यता किसकी सबसे ज़्यादा होती है, वो गैस की होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG का फुल फॉर्म क्या है? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित जो गैस होती है वो क्या होती है? संपीड़ित यानी कॉम्प्रेस्ड गैस होती है। तो LPG या हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें किस तरीके की गैस होती है? कॉम्प्रेस्ड गैस होती है, यानी संपीड़न का गुण होता है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG का उपयोग किया जाता है। संपीड्यता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन में वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। तो यानी गैसों की संपीड्यता जो होती है वो ज़्यादा होती है ठोस और द्रव की अपेक्षता। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है आपके MCQ के लिए। तो ठोस और द्रव की अपेक्षा गैस की संपीड्यता ज़्यादा होती है, जिसके कारण संपीड्यता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीडित किया जा सकता है, यानी कंप्रेस किया जाता है, एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। ठीक है, हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है, क्योंकि वो क्या है, ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण जो होते हैं, जो खाने की खुशबू होती है वो क्या होती है? वायु में मिल जाती है और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाती है। यह गंध के कण और भी दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें तो ठोस और द्रवों के विसरण जल्दी नहीं होता है, तो विसरण का गुण भी बहुत अच्छे से पाया जाता है। गैस में संपीड्यता का गुण पाया जाता है, गैसों में विसरण का गुण बहुत ज़्यादा पाया जाता है इन कंपेयर टू ठोस और द्रव। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। तो जैसा मैंने कहा कि गैस जिस भी स्थान पर रखे जाते हैं वो पूरे स्थान को क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं। और अमाउंट कितना भी हो तो गैसों में, क्योंकि गैसों में रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है, आकर्षण बल बहुत कम होता है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच, इसी कारण से होता है।
ठीक है। हम लोग इसको समझेंगे बहुत अच्छे से और सभी का एक मैं पीपीटी आप लोगों के लिए तैयार करूंगी जिसमें हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 जिसमें भी मैटर के बारे में बात की गई है उस सभी को एक सारांश में लेंगे, क्योंकि क्लास बाय क्लास जब आप आगे जाते हैं ना तो आपका टॉपिक वही रहता है, बस उसके बारे में कुछ डिटेल में पढ़ना होता है। और इसी वजह से मैंने 9th का उठाया है, 6, 7, 8 की बातें भी यहीं पे कवर हो जाएंगी और जब मैं एक समरी ओवरऑल दूंगी तो वहाँ पे आपको पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, तीनों के जो गुण थे। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित होती है, अत्यधिक तीव्र होती है, ये भी जानिएगा। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, गति होती है, वो बहुत ज़्यादा अनियमित होती है, बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एक एवं बर्तन की दीवारों से क्या होते हैं, टकराते रहते हैं और बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण ही गैस का दबाव बनता है, ठीक है। तो ये बातें बहुत ध्यान से पढ़ने वाली हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस हमारे लिए बनेंगे। इसके बाद का पॉइंट है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अभी तो हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, आपके रिएक्शंस जिस तरीके से आएंगे उसके हिसाब से एनसीईआरटी क्लासेस को हम उतना ही स्पीड में ले चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।